हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल आईएएस पेशेंस। समय अभाव के कारण मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था यूट्यूब पर। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन अब मेरा प्रयास होगा कि वीडियो आपके लिए मैं निरंतर लाऊं। बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास आए कि सर हमें कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार से रिलेटेड जो प्रश्न है उन पर पूरी तरह एक अच्छा वीडियो जिसमें सही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो वो हमें अवश्य बताएं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आज का ये जो वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो आज की वीडियो में 68th बीपीएससी पीटी में जितने भी सवाल हिस्ट्री से होंगे वो बिहार के हों या भारतीय संदर्भ में हों, उनसे उनका समस्त का जो करेक्ट आंसर है वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री के अंतर्गत जो प्रश्न की शुरुआत होती है, हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो सीरीज ए की है। तो सीरीज ए में जो जो प्रश्न है आइए उसे देखते हैं। सीरीज ए में 26 नंबर का यह प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। ये जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों पर आप ध्यान दें। ए, साइमन कमीशन के भारत आगमन। बी, बंगाल विभाजन। सी, होम रूल आंदोलन। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां तो जो आंसर है, आप ये सभी लोग जानते होंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार यानी स्वदेश में बनी हुई चीजों को अपनाना और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। तो ये चीजें पहली बार हुई थी 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था और उसके अगेंस्ट में जो स्वदेशी आंदोलन चली थी, तो वही वो आंदोलन है जब स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। तो यहां जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार है ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट जो अगले प्रश्न है, 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। दोस्तों यहां जो विकल्प दिए गए हैं तो ऑलवेज आप ये ध्यान रखें कि स्वराज का झंडा कौन फहराएगा। तो ये प्रश्न है, कोई भी संगठन हो, संस्था हो, उसका जो प्रधान होता है वही वहां पर झंडोत्तोलन करते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो जब ये बात नहीं पता जिन लोगों को कि झंडोत्तोलन किसने किया था, इतनी जानकारी तो होगी कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो झंडोत्तोलन भी उन्होंने ही किया था। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, ब्रैकेट में दी गई है, कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों, ये ब्रैकेट बंद है, में एक समानांतर आंदोलन, एक पैरेलल मूवमेंट शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। दोस्तों ये ध्यान रखिए, यहां जो पैरेलल मूवमेंट चला था देशी रियासतों में जिनके नाम यहां दिए गए हैं, उसका सही आंसर है प्रजामंडल आंदोलन। यहां पर विकल्प बी सही है। नेक्स्ट में देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखेंगे, सही नहीं है। जो विकल्प यहां पर दिए गए हैं उनमें ए है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। यह तो सत्य है। मालूम हो कि चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 की है। अब इस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित घोषित कर दिया था। दूसरा जो विकल्प है कि गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, यह भी सत्य है। 1916 में, ध्यान रखिएगा, जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो उसका जो उद्घाटन समारोह था, उस उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी भी आमंत्रित थे। 1915 में तो वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो 1916 का ये जो उद्घाटन समारोह बीएचयू का था बनारसी में, वाराणसी में, वहां पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। तो यह कथन भी सत्य है। थर्ड यहां पे दी गई है, 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह बिल्कुल गलत है। फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा की घटना हुई तो उसके पश्चात असहयोग आंदोलन के दौरान जितनी भी घटना हुई, इसके लिए महात्मा गांधी को ही दोषी माना गया। ब्रिटिश सरकार जो हुकूमत थी उसने महात्मा गांधी को दोषी माना और फिर मार्च 2022 में महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो यहां पर ये जो कथन है कि 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, ये गलत है। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। यहां जो विकल्प है द कॉमरेड, अल हिलाल और जमींदार। दोस्तों अबुल कलाम आजाद, उनकी जो प्रसिद्ध जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो थी अल हिलाल। 1912 में उन्होंने कलकत्ते में आरंभ किया था।
यहाँ जो अन्य विकल्प दिए गए, द कामरेड, याद रखें ये भी एक अंग्रेजी अखबारी था, ये भी साप्ताहिक था, लेकिन इसका जो संपादन है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा किया गया था। अगला है जमींदार, ये एक अखबार जो लाहौर में छपती थी। इसके जो संपादक थे मौलाना जफर अली खान, ये ऐसा नाम है, इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अखबार ने एक जनमत तैयार किया था, मुसलमानों के बीच की काफी पॉपुलर अखबार था। और पाकिस्तान में, ये आप जान ले कि आज के डेट में पाकिस्तान में पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है, तो वो यही है, मौलाना जफर अली खां, जिन्होंने जमींदार पत्रिका या पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था लाहौर से। तो यहां पर हमारा जो प्रश्न का आंसर है उस पर ध्यान दें, आंसर होगा ऑप्शन बी, अल हिलाल। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। तो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें यहां पर ए विकल्प है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, यानी उसका विरोध करके। बी, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। और सी, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। तो यहां एक से अधिक कथन सत्य हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन दिए गए हैं उनमें ध्यान दें, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, यह पहला कथन है। यह कथन पूरी तरह गलत है, क्योंकि यह जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे, बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था, इसलिए यह कथन यहां गलत है। दूसरा है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, यह कथन भी गलत है। 1920 में काउंसिल के चुनाव में जस्टिस पार्टी ने भाग ली थी और वहां वो विजयी भी हुए थे, इसलिए नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों ही कथन गलत हैं। और तीसरा जो विकल्प दिया गया है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, तो यह सत्य है। यहां 1 और 2 गलत हैं, इसलिए आंसर होगा केवल सी। ध्यान रहे कि हमारा ए सीरीज का प्रश्न है और इसी के अनुरूप यहां पर उत्तर मैं आपसे बता रहा हूं, बस आप प्रश्न को देखें और उनके उत्तरों पर आप ध्यान दें। नेक्स्ट है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। तो मालूम है कि गिरमिटिया मजदूर हमारे यहां से, भारत से अंग्रेजों के जमाने में फिजी गए थे, जो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। इसके अलावा मॉरिशस जो हिंद महासागर में है, और कैरेबियन द्वीप जो वेस्ट इंडीज के अंतर्गत है, वहां बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया गया था। तो यहां प्रश्न है फिजी का, तो यहां पर जो सही आंसर है वो है बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा, तो यहां आंसर बी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटले ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। याद रहे कि जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पार्लियामेंट में यह घोषणा किया था कि जून 1948 तक वे भारत को आजाद कर देंगे, वहां अपनी सत्ता या अपना शासन समाप्त कर देंगे। तो स्पष्ट और सीधा यहां पर लिखा हुआ है कि जून 1948, यानी विकल्प सी सही है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? मालूम है ना कि स्वराज दल की स्थापना में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अब यह प्रश्न है कि बिहार में किसने स्थापित की थी, तो ये है बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री हुए बाबू श्री कृष्ण सिंह। यहां सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर ध्यान दें कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो ये चौकीदारी कर था, जो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ की गई थी, तो उसी के दौरान नमक कर को समाप्त करने के लिए भी यह आंदोलन था। तो याद रहे कि बिहार में नमक सत्याग्रह के साथ साथ एक और चीज इसमें जुड़ गई थी, चौकीदारी कर के विरोध में यह आंदोलन था। तो यहां जो विकल्प दिए गए, हाथी है, विकास है, मलबा, ये सारे गलत है, तो यहां आंसर होगा
ई। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों ये पहले आप जान लें कि ये प्रश्न और इससे पहले जो नमक सत्याग्रह वाला प्रश्न ये 264 बीपीएससी पीटी में पूछे जा चुके, यहाँ रिपीट हुई है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रहे। तो लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, बाकी प्रश्न वही है। यहां पर आप देखिए इसका जो सही आंसर है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। प्रश्न को ध्यान से समझें, ये जो प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। दोस्तों ये किसी भी इतिहास की किताब में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ये नया प्रश्न है और ये दिलचस्प भी है, ये हकीकत है। तो घटनाक्रम कुछ यूं है, क्योंकि इस घटना के चश्मदीद गवाह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस घटना के बारे में वर्णन किया है। याद होगा कि महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में चंपारण पहुंचे थे। जब वो चंपारण, यानी उस वक्त चंपारण का जो मुख्यालय मोतिहारी था, जो आज पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय है, जब मोतिहारी महात्मा गांधी पहुंचे थे तो वहां पर जो स्थानीय प्रशासन था, जिनके नाम इरविन के रूप में मिलते, उन्होंने महात्मा गांधी को डिनर पर आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक और अन्य लोग भी थे जो डिनर पर आमंत्रित किए गए थे और वो वहां पर गए थे। घटना कुछ यूं है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का प्लान बना रखा था। दूध के गिलास में जहर पॉइजन को मिला दिया था और बत्तख खां जो उनका रसोइया था या उन्हें जो खाना सर्व करने वाले थे, उन्हें यह कहा गया था कि यह दूध का गिलास जिसमें यह मिला है जहर, यह महात्मा गांधी को तुम्हें देना है और अगर तुम ये सफल हो जाते हो, उन्हें ये पिला देते हो, तो तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी चेतावनी भी उन्हें दी गई थी, लेकिन बत्तख मियां की वफादारी और उनकी जो देशभक्ति है वो बेमिसाल है। वो इन धमकियों से डरे नहीं थे और जब दूध का गिलास खाना खाने के पश्चात महात्मा गांधी के आगे पेश की गई थी तो उन्होंने धीरे से महात्मा गांधी से कहा था, इसमें जहर मिलाया गया है जो मुझे कहा गया था करने के लिए, कृपया आप इसे ना पिए। धीरे से उन्होंने महात्मा गांधी से कह दी थी बात और महात्मा गांधी ने उस ग्लास को नहीं पिया था। उन्होंने कहा कि हमारा पेट अब भर चुका है, अब नहीं मैं पी सकता। लेकिन ध्यान रहे कि इस घटना के बाद महात्मा गांधी तो बच गए, लेकिन बत्तख मियां पर काफी आफत आई थी। अंग्रेजों का अत्याचार उन पर काफी अधिक हुआ था, लेकिन यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि उन्होंने महात्मा गांधी से बात कही थी, इसलिए वो बच गए। तो यह घटना महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास मौन है। ऐसी घटनाओं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका इस घटना का उल्लेख ही किया है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर होगा बत्तख मियां। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। प्रश्न में ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान चली थी। बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया। तो यहां जो विकल्प है उसमें है स्वामी विद्यानंद। ये दरभंगा महाराज के क्षेत्र में, उत्तर बिहार के इलाके में, दरभंगा के इलाके में इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था 1919-20 में। तो अवधि असहयोग आंदोलन की ही है, इसलिए यहां पर जो सही आंसर है वो है स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। दोस्तों ध्यानपूर्वक आप देखते चले, प्रश्न पत्र बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी बारीकी से अगर समझते हुए चले। कुछ प्रश्न नए अवश्य है, लेकिन प्रश्न कुल मिलाकर सामान्य ही है, बस कॉन्सेप्ट आपका स्पष्ट हो, यही डिमांड प्रश्न कर रही है। आगे देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। जो विकल्प दिए गए हैं यहां पर, तक्षशिला, जैसा कि मालूम है कि तक्षशिला 16 महाजनपद के काल में गंधार प्रांत की राजधानी थी। तो आज की डेट में वो कहां है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। दूसरा है चोल, मालूम है कि चोल दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में थे। तमिलनाडु का जो उत्तरी सेक्शन है वो चोलों का राज्य हुआ करता था। तीसरा है अनर्त, ये गुजरात का जो उत्तरी भाग है उसे अनर्त कहा गया है। तो यहां पर जो तीन विकल्प है ये तीनों नहीं है, वस्तुतः गंगा के जो दक्षिण का क्षेत्र उसे मगध कहा जाता था और ये विकल्प यहां उपलब्ध नहीं है। नेचुरली इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रहे। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ।
देखिए पूरी तरह कॉन्सेप्ट आधारित कब शुरू हुआ? आप सभी को पता है कि लोहे की पहली जानकारी हमें 1000 ईस्वी पूर्व में अतरंजी खेरा से, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से मिलती है। और 1000 ईस्वी पूर्व से उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज की शुरुआत होती है, क्योंकि लोहे की जानकारी के पश्चात ही वैदिक कार्यों का फैलाव भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ था। तो यह अच्छी तरह आपको भी पता होगा कि वैदिक काल जो शुरुआती दौर था, पूर्व वैदिक काल जिसे कहते हैं या ऋग्वैदिक काल जिसे कहते हैं, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच ही है। और 1000 ईस्वी पूर्व जब लोहे की जानकारी होती है तो आर्यों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आते हैं, और यह लोहा ही इसका कारण है। तो आप खुद देखें कि ईस्वी पूर्व 1000 ईस्वी लोहे की जानकारी मिलती है, और आज 2023 अगर आज से भी तुलना करें तो 3000 साल पहले लोहे की जानकारी मिली। तो यहां विकल्प जो दिए गए हैं 12000, 6000, 9000, ये सभी गलत है। तो यहां भी आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इतिहास अगर आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा होगा तो इसकी मरम्मत की बात आती है। बनने के बाद 3 बार मरम्मत हुई थी। पहली बार मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनकी जो प्रांतपति पुष्यगुप्त थे सौराष्ट्र गुजरात में, उन्होंने इस झील का निर्माण या उसके बांध का निर्माण करवाया था, जो सुदर्शन झील है। ये पहली जानकारी है, ये निर्माण करता थे। इसके पश्चात इसमें जो मरम्मत के कार्य हैं वो सम्राट अशोक के काल में तुषास्प ने करवाया। तीसरी बार जो रुद्रदामन है, जो यहां विकल्प में दिया गया है, सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई थी। चौथी बार फिर हम लोग देखेंगे गुप्त काल में, स्कंदगुप्त जब शासक बनते हैं तो उनके काल में चक्रपालित इसकी मरम्मत करवाते हैं, जो पर्णदत्त और चक्रपालित यहां के प्रशासन के तौर पर, प्रशासक के तौर पर मिलते हैं। तो आंसर रुद्रदामन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यहां जो विकल्प दिए गए हैं, तो 3 विकल्प आपके सामने हैं। ये तो जानकारी होगी ना कि मंदिर निर्माण पहली बार भारत में गुप्त काल में आरंभ हुई। तो यहां पर जो अगला विकल्प 2 दिए गए उस पर आप ध्यान दीजिए। राष्ट्रकूट कला, राष्ट्रकूट तो दक्षिण भारत में थे, उनके पास इतना समय नहीं था कि उत्तर में आके, हालांकि कन्नौज तक उनका साम्राज्य आया था, लेकिन ये चीजें उनके बस की बात नहीं थी कि यहां मंदिर निर्माण करते हुए उत्तर आते थे, पुनः दक्षिण लौट जाते थे, तो वो तो नहीं हुए। तीसरा, मौर्य कला। यार मौर्य तो काफी पहले थे गुप्तों के, उस समय तो मंदिर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो विकल्प स्पष्ट है कि ऑप्शन ए गुप्त काल। अगला जो प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? बहुत आसान प्रश्न है। उसमें ए है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद, वेल नोन। ऑप्शन बी में यहां दी गई है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। यह पूरी तरह गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, जैसा कि मालूम है, अकबर के काल में अकबर और हेमू, मुगल और हेमू कह सकते हैं, मुगलों की ओर से बैरम खां सेना का नेतृत्व करे तो, और हेमू के बीच यह युद्ध हुआ था, जो पानीपत का दूसरा युद्ध है। तीसरा, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ये वेल नोन है। तो इसलिए यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं, तो जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? यहां जो विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प में आप इंग्लिश वर्जन भी जरूर देख लिया करें। यह विलेज हेडमैन, गांव का जो प्रधान होता था, गांव का जो मुखिया होता था, उसे कहा जाता था चौधरी या मुकद्दम। उनके पास अधिकार भी होते थे। तो यहां पर जो विकल्प हिंदी के दिए गए हैं, गांव के सरपंच, ये ज्यादा सटीक है अन्य विकल्पों के वनिस्पत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसके राइटर तो स्पष्ट और सीधा प्रश्न है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वह है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। यानी यहां पर जो विकल्प है ऑप्शन ए सही है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? नागलपुर या नागालपुर, ये कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, उनके द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। जैसा कि मालूम होगा कि जो कृष्णदेव राय थे वो 1509 से लेकर 1529 तक वो शासक थे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में। तो उनके समय में ही इस नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय
की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? मींस पटना वुमेन्स कॉलेज, इस नाम से सभी लोग वाकिफ हैं। इसकी स्थापना किस संस्था द्वारा या किस समाज द्वारा करवाई गई थी? दोस्तों, अगर आपने पटना का भ्रमण किया होगा तो बेली रोड के अंतर्गत इस कॉलेज के पास में कार्मेल स्कूल भी है, जो उससे बिल्कुल कैंपस से जुड़ा हुआ है। तो कार्मेल नाम अगर आपने सुना है, देखा है, तो अगर नहीं भी जानकारी है ना, यह आप गेस कर सकते हैं। दी हुई यहाँ पे जो विकल्प दिए गए आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, इनके द्वारा 1940 में वुमेन्स कॉलेज की स्थापना पटना में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? वो सिरिल रैडक्लिफ है। 1947 में जब देश का विभाजन तय हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में जाएंगे, तो उन इलाकों की जांच या उनकी परख के लिए या उनकी सीमा को निर्धारित के लिए एक कमेटी बनी थी, इनके नेतृत्व में, जो सिरिल रैडक्लिफ है। इसलिए आज ध्यान रखें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो पंजाब के इलाके में सीमा रेखा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो, और भारत और बांग्लादेश के बीच अभी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो, इन दोनों का निर्धारण इस रैडक्लिफ महोदय के नेतृत्व में जो समिति बनी थी उन्हीं के द्वारा की गई है। तो ये है सिरिल रैडक्लिफ। मालूम है ना कि पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे रैडक्लिफ लाइन भी कहते हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें और सभी लोग ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन में कितना अच्छा ट्रिक है। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? दोस्तों ध्यान से प्रश्न को सुनिए। प्रश्न क्या है? बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। मालूम है ना कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम तीन प्रकार के थे: अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त पूर्वी भारत में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे बंगाल में फैली हुई थी। उत्तर में, जिनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका, वहां महालवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई थी। दक्षिण में मद्रास और बंबई जो प्रांत थे, वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था कायम की गई थी। तो उत्तर में महालवाड़ी, दक्षिण में रैयतवाड़ी और पूर्वी भारत में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। प्रश्न क्या पूछ रहा, अब आप ध्यान दें कि बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त, यार बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त कब लागू की गई? कभी नहीं। बंगाल में तो स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट था, जिसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में सबसे पहले। तो प्रश्न यहां पर जिस तरह से पूछे जा रहे, तो विकल्प तो कोई नहीं है, ठीक है ना? तो यहां विकल्प होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? यह बहुत डायरेक्ट प्रश्न है। यह पवनार आश्रम महाराष्ट्र में उनका है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिनमें सप्रू साहब थे, जयकर और चिंतामणि, और उन्होंने गठन किया। अब गठन किया क्या, किस दल का? तो आंसर है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ध्यान रहे, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ते में की गई थी। ये जो अन्य सदस्य तेज बहादुर सप्रू, जयकर, चिंतामणि, ये सब उस गुट में शामिल थे। तो यह आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? जो विकल्प है, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, दूसरा सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तीसरा पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए। जो तीन यहां पर कथन दिए गए हैं उसमें सिर्फ एक कथन सत्य है, वो दूसरा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। मालूम हो, कैबिनेट मिशन जो भारत आई थी, सर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आई थी, जो भारत सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी थे, जो ब्रिटेन में रहते थे। अन्य दो लोग, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके सदस्य थे। ये तीन सदस्य कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये किस लिए आया था? सत्ता का हस्तांतरण किस तरह से करें? जो क्लीमेंट एटली ने पार्लियामेंट में घोषित कर रखा था कि जून 48 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। तो अब सत्ता का जो हस्तांतरण होना था वो किस प्रकार से होता? भारत अगर वो छोड़ के चले जाते तो यहां फिर सत्ता किनके हाथों में रहती, प्रशासन कैसे चलता? इसलिए जरूरी था एक विधिवत ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इस देश को संचालित करे। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में संविधान सभा का चुनाव होता है और जो इलेक्टेड मेंबर है बाद में वे संविधान का निर्माण करते हैं। प्रश्न क्या है, किसके लिए भारत भेजा गया? तो एकमात्र ध्येय था भारत के लिए संवैधानिक ढांचा या व्यवस्था को तैयार करना। अगले प्रश्न पे देखें, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया
तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। वेल नोन शेर खान, जो बाद में शेरशाह होते हैं, उनका यह कथन है। तो ऑप्शन ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। वो धर्मपाल है, जो पाल वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक है। गोपाल के बाद उनका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर आसीन हुआ था, तो उसने ही विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल ने इसके अलावा सोमपुर महाविहार की भी स्थापना करवाई थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। तो यहां आंसर है ऑप्शन ए, धर्मपाल। इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों अक्सर आप सभी लोग पढ़ते हैं बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। यहां पर यह नहीं पूछा है कि आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल या गवर्नर कौन थे। यहां है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार में जो पहली बार राज्यपाल बने हैं वो 1 अप्रैल 1936 में, और वो शख्स सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ध्यान रहे, वो बिहार के पहले राज्यपाल, पहले गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर वेल नोन है, पादरी की हवेली, जो पटना सिटी पटना साहिब में मौजूद है। ये मुगलों के काल में ही बनी थी। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? दोस्तों बहुत फेमस नाम अशोक कुमार, इन्हीं के छोटे भाई थे अनूप कुमार, सबसे छोटे भाई किशोर कुमार, जो पार्श्व गायक हैं, काफी प्रसिद्ध, सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। तो किशोर कुमार, अनूप कुमार, सबसे बड़े भाई अशोक कुमार। इनका ननिहाल था भागलपुर में। ध्यान रहे, इनका ननिहाल भागलपुर में था। बाद में इनका घर खंडवा मध्य प्रदेश में है, सभी लोग जानते हैं। जब मुंबई ये लोगों ने फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया तो ये सभी लोग बॉम्बे शिफ्ट कर गए, बट इनका ननिहाल भागलपुर में, और अशोक कुमार का जन्म भी अपने ननिहाल यानी भागलपुर में हुआ था। ध्यान रहे, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? दरभंगा में बनी है, ये तो सबको पता है, लेकिन दरभंगा में ही किस स्थान पर 3 नाम दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कदीराबाद, दरभंगा, ऑप्शन सी। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यह है शिवहर जिला, जहां मात्र 19,500 रुपये प्रति व्यक्ति आय दर्ज की गई है। तो टॉप 3 जैसा कि आपको मालूम होगा, उनमें पटना, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। यहां सबसे कम के बारे में पूछा गया है, तो यह है शिवहर, ऑप्शन ए। 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? दोस्तों एसडीजी, इसका तात्पर्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अनुरूप बिहार राज्य का जो रैंक दिया, स्कोर दिया गया, वो क्या है? बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। बिहार को 100 में से 52 अंक मिले थे, जो स्कोर है। तो यहां पर विकल्प है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो वेल नोन मिथिला मखाना, आप सबों ने इसे सही किया होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा? याद रहे 2022 के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं वे सभी शामिल हो चुके हैं, लेकिन 2022 में जो अंतिम है वो कब शामिल हुआ? तो यह है लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, तो वहां की जो वेधशाला है उसे 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बिहार ने 36 राज्यों में कौन से रैंकिंग हासिल की है? जो विकल्प है 23वीं, 24वीं, 25, दोस्तों ये तीनों विकल्प नहीं है। बिहार को 26वां 26th पोजीशन स्थान मिला है। तो यहां पर आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? यह राजगीर में हुआ है बंधु। तो आंसर है बी। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की गणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर ... प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में ... प्रतिशत हुआ है। यानी कितना था, कितना हुआ है। अगर आपको याद होगा 2011 के अनुसार तो शहरीकरण था 11.3, 11.3, और जो दूसरा है 15.3, जो अब मापी गई है। तो यहां पर आंसर है ऑप्शन ए, 11.3 और फिर 15.3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अटोक, सामान्य अटक है बट यहां पर लिखा है अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जोड़ती है? तो अटक में सिंधु नदी मैदान में प्रवेश करती है, जो पाकिस्तान में है। वहां पर जो पहली नदी अफगानिस्तान से आकर मिलती है ना सिंधु नदी में, वो कुंभा, जो अब काबुल नदी के नाम से जानी जाती है, वो नदी है जो आकर सिंधु से मिलती है।
नेक्स्ट प्रश्न में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? वेल नोन प्रोजेक्ट टाइगर। यहां पर आंसर है ए, 1973 में आरंभ की गई थी। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, धरातल से जो लगा हुआ वायुमंडल है ना, यही क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है। तो विशेषताएं हैं, यहां पर जो विकल्प दिए उस पर ध्यान दीजिए। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह गलत है। यह सबसे निचली परत है जो धरातल से जुड़ी हुई है। बी, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बिल्कुल गलत। इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर प्रस्थान करते हैं, तापमान लगातार गिरती जाती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। अप्रॉक्स मान लें 1 किलोमीटर की हाइट पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, यानी ऊंचाई के साथ तापमान घटती है इस मंडल में। ध्यान रहे, इस मंडल में यानी क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। तीसरा जो विकल्प दिया गया है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां जो तीसरा विकल्प है ना, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, यह सत्य है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल ये प्रश्न पूछा गया। गोंडवाना लैंड। मालूम है कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। उत्तर की ओर जो थे वो अंगारा लैंड, दक्षिण की ओर वो गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न देखिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव की ओर, और अंटार्कटिका साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्थ टू साउथ आइए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट। जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो ये जितनी विशेषताएं लिखी गई है ना, तो यहां पर अगर देखें तो जो विकल्प दिए गए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरबन, तो इसमें इकलौता मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो यहां पर आंसर ए। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है भारतीय संदर्भ में देखें तो उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं ना, जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार का उत्तरी भाग शामिल है, उसे CWG कैटेगरी में बांटा है। तो यहां पर आंसर है ऑप्शन ए। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 12 समुद्री मील। अगर किलोमीटर में इसे टर्न करें तो 21.9 किलोमीटर ये होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीष्म के अंत में यानी मानसून पूर्व की जो अवस्था होती है उसके बारे में ये कह रहा है। पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यहां जो विकल्प दिए गए, ब्लॉसम शावर्स, नॉर्वेस्टर्स, मैंगो शावर्स, ये तीनों नाम है। लेकिन यहां प्रश्न क्या है? कर्नाटक और केरल के इलाके में, जो कर्नाटक का तटीय इलाका और केरल में, तो यहां पर 2 नाम, ब्लॉसम शावर्स यानी जिसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है वो, और मैंगो शावर्स, आम्र वर्षा, ये दोनों कर्नाटक और केरल के इलाके में है। तो यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में एक से अधिक। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ये चीजें आपको मालूम होगी कि जो चीजें जितनी अधिक तप्त होती है, गर्म होती है, वो लघु तरंग के रूप में ऊर्जा आती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में ऊर्जा आती है, किंतु पृथ्वी से पार्थिव यानी पृथ्वी जो उष्मा जो गेन करती है उसको फिर रिटर्न भी करती है। तो जो ठंडा चीज है, जैसे पृथ्वी ठंडी है सूर्य की अपेक्षा, तो इससे जो तरंगे उठती है वो दीर्घ तरंग उठती है, और इसी पार्थिव तरंग से वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है ना। तो यहां जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ये चीजें इतनी आसान है, अगर बिहार को ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो बिहार के जो जिले हैं पश्चिमी भाग में उत्तर प्रदेश के साथ ये 8 जिले हैं जो सीमा बनाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे आप, क्रम से अगर चलेंगे तो आप देखेंगे कि पश्चिम चंपारण, इसके पश्चात गोपालगंज, फिर सीवान और फिर सारण, ये उत्तर बिहार का पश्चिमी जिले हो गए। फिर दक्षिण की ओर आए तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 4 जिले, यानी 4 4 8 जिले हो गए जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। फिर दक्षिण की ओर आए झारखंड के क्षेत्र में, तो यहां भी आप देखेंगे इसकी जो शुरुआत होती है वो रोहतास, रोहतास के पश्चात
औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, इधर भी 8, इधर भी 8, यानी 2 क्षेत्र बिहार का पश्चिमी और बिहार का दक्षिणी क्षेत्र, दोनों तरफ 8-8 जिले हैं जो अपने पड़ोसी राज्य से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 है और झारखंड के साथ भी 8 है। तो यहां जो आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, अब आयोग ने पूछा है तो जवाब तो आपको देना है, लेकिन देखिए इस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है? दोस्त, अगर भागलपुर से आप चलेंगे मिर्जापुर के, मान लीजिए ये आप यहाँ पे सीमा है, इधर झारखंड है और इधर बिहार है, ये बिहार है, इधर झारखंड है, ये जो क्रॉस करेंगे आप भागलपुर से आगे जाएंगे, बीएस मान लीजिए आगे चलेंगे और यह मिर्जा चौकी है जो झारखंड का इलाका है। तो ये पूछ रहा है कि पहला सेक्शन जो यहां पर है, जो बाउंड्री के ठीक पहले, वो कौन सा जगह है? प्रश्न यही आपसे पूछा गया है कि भागलपुर से मिर्जा चौकी अगर गए तो वो झारखंड चले गए, इसके आगे साहेबगंज है। तो यहां पर सबसे अंतिम स्टेशन कौन है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो यहां जो विकल्प है इसके अनुसार एक ही स्टेशन है, जो वो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन है अम्मापाली, ये वाला जो स्टेशन है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो भी कथन दिए गए। 1, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार, वेल नोन है, इंडिया में सबसे अधिक है। दूसरा, चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं, यह भी सत्य है। और सी यानी तीसरा जो है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, यहां मिले हैं। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। तो यहां विकल्प जो दिए गए उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन डी सही होगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? दोस्तों, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। जो नदियों के बारे में अगर विस्तार से आपने पढ़ा होगा तो मोहाना और लीलाजन, ये 2 नदी हैं, इन दोनों के मिलने से फल्गु नदी बनी है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? दोस्तों, पहली बार बिहार में इकलौता जिला है जहां पर चाय बागान है, वो है किशनगंज, जो बिहार का उत्तर पूर्वी कोना है, वहां पर चाय की खेती होती है। तो सबसे पहले यहां पर है, तो 2 विकल्प दिए, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, ये दोनों किशनगंज में है। तो अब है सबसे पहले, तो सबसे पहले की जब बात आती है कि चाय बागान कहां स्थापित हुआ, तो वो ठाकुरगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो 2001-11 के अनुसार सही क्रम क्या है? ध्यान रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो अगर सब लोगों ने तैयारी की होगी, आपने पढ़ा भी होगा कि 2001 से 2011 की जनसंख्या जो वृद्धि दर्ज है वो सर्वाधिक हुआ मधेपुरा जिला में। तो विकल्प में आप देखिए, सबसे लास्ट में मधेपुरा में एक ही विकल्प है, उसके पहले अगर ना भी जानते हो तो किशनगंज और किशनगंज के पहले, उसके पहले किशनगंज है और किशनगंज के पहले सीवान है। तो ऑप्शन ए, यानी अगर क्रम से जाए तो सीवान, सीवान से ज्यादा किशनगंज में और सबसे ज्यादा मधेपुरा में। ठीक है ना दोस्तों, वो एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं, बस पूरे मनोयोग से, शांत चित्त से, गंभीरता पूर्वक अगर चीजों को आप पढ़ते हैं ना, समझते हुए पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन कुछ भी नहीं है। खासकर बीपीएससी बहुत आसान अब हो चुकी है। ठीक है ना दोस्तों, आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें, और अगर आप सफलता निश्चित रूप से पाना चाहते हैं ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्त, मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट सेशन में।